अभी तक हम लेटर ऑफ क्रेडिट के पॉइंट पढ़ रहे थे, तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट के पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहली बात है कि जो प्रोजेक्टेड ईयर में जितना भी मटेरियल कंज्यूम होना है वो होना चाहिए। दूसरी बात, जो उसका मटेरियल है वो उस पैसे से क्रेडिट में खरीदना है, और जो भी बेनिफिशरी को जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, एडवाइजेस का टाइम टेकन कितना है, कितने समय में वो एडवाइज करेगा। दूसरा, कितने समय में शिपमेंट होगी, कंसाइनमेंट कितने दिनों में पहुंच जाएगा। यूजांस पीरियड, क्रेडिट पीरियड। अगर आपको एलसी का लेक्चर आप देखेंगे तो एलसी के लेक्चर में हमने समझाया था कि ये जब ये सामान शिपमेंट कर देता है तो उसके कितने दिनों में उसको पैसा मिल जाना चाहिए। यूजांस पीरियड, दोनों पार्टियों के बीच में जो भी टर्म तय हुई है, मान लिया उसने कहा कि 90 डेज में मिलना है तो उसके 90 डेज में मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट पीरियड, प्रोजेक्टेड एंड रिकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल। अब देखो, इसको बोलते हैं MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, यानी हर तरह के जो फाइनेंसिंग होती है उसमें कितने % मैक्सिमम फाइनेंस किया जा सकता है, वो जो भी गाइडलाइंस हैं उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए तो उसी के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट एसेस करती है। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिया हुआ, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, CIB वालों आपके में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, JIB वाले इसको समझ लीजिए। क्या है, रॉ मटेरियल, उसका कंजप्शन जो है वो प्रोजेक्टेड है इतना 3600 लाख, और रॉ मटेरियल क्रेडिट पे जो खरीदना है, कंज्यूम होने का प्रोडक्शन इतना है लेकिन क्रेडिट में इतना खरीदना है। LC की एडवाइजिंग टाइम 10 डेज है, शिपमेंट टाइम 20 डेज है, यानी 20 दिनों के अंदर शिपमेंट पहुंच जाना चाहिए। क्रेडिट पीरियड एग्रीड अपॉन द सेलर एंड द कस्टमर, क्रेडिट पीरियड प्रोजेक्टेड एज द अवेलेबल CMA फॉर्मेट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ MPBF वाइल द सैंक्शन फंड, यानी 30 दिन या उससे कम का क्रेडिट पीरियड देना है, 30 दिन या उससे कम का क्रेडिट पीरियड। तो क्या क्या चीजें हुई देखो, 10 दिन में चिट्ठी देखना, यहां से देखना जरा, यहां से शुरू हुआ कागज, यहां से 10 डे में यहां पहुंचा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 डे में यहां से यहां पहुंच गया। अब उसने जो है कितने दिन लिए, 20 दिन के काम के लिए शिपमेंट टाइम, 20 दिन का उसने शिपमेंट टाइम ले लिया, ठीक है। तो 10, 10 और 20 और 30 डे का उसने क्या लिया, एक पीरियड ले लिया कि इतने समय का हम उधार भी चलाएंगे, तो 30 दिन का उधार, यानी पूरा साइकिल कितने दिन का हो गया, 60 दिन का। और एक साल में 360 डे लेके कॉन्सेप्ट करते हैं, जब भी हम LC के केस में करते हैं या फॉरेक्स बिजनेस के जितने भी काम करते हैं तो 360 डेज। तो कितने रोटेशन हो सकते हैं, 6। कैसे, 360 डेज का पूरा ईयर है बिजनेस का, 60 दिन में एक साइकिल चलती है, तो कितने हो गए, 6 साइकिल चलेंगी इसमें। द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड टू बी बॉट ऑन क्रेडिट इतने का, 24 करोड़ का चाहिए, तो उसमें आप क्या करोगे, पर रोटेशन कितने, क्योंकि ये जो है पूरे ईयर का है, ये पूरे ईयर का है, तो 6 रोटेशन होंगे, तो एक बार में आपकी जो फंडिंग होगी वो 400 लाख की, यानी 4 करोड़ की होगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट रिक्वायर्ड गिवन द अबव सिचुएशन वुड बी 400 लाख। बैंकर शुड एंश्योर दैट द स्टॉक्स प्रोक्योर्ड थ्रू द LC आर टेकन अंडर हाइपोथिकेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक डिक्लेयर एज। अब सुन लीजिएगा, देखो कुछ स्टॉक अगर उसके पास हाइपोथिकेशन में है तो उसका LC के लिए सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, वो एक अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है। और इफ द LC लिमिट इज सैंक्शन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड, तो ये वाला क्वेश्चन किसका था, वर्किंग कैपिटल का था। अगर परचेज गुड का होगा द सेम इज टेकन अंडर द हाइपोथिकेशन चार्ज बाय द बैंकर, और उस कंडीशन में
उस जो भी आप सामान देंगे उसको कैपिटल गुड्स देंगे, उसका आप हाइपोथिकेशन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये एलसी का केस थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से, कि भैया क्या वर्किंग कैपिटल, क्या टर्म लोन, क्या वर्किंग कैपिटल और क्या टर्म लोन। तो पहले मैं एक बेसिक फर्क आपको बता दूं, कि वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन क्या होता है। टर्म लोन जो होता है अधिकतर कैपिटल गुड्स के लिए होता है। अब कैपिटल गुड्स में क्या आते हैं, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल, ऐसे वाले इतनी चीजें आती हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये मोटी मोटी पहचान आप समझ लीजिए कि ऐसा मटेरियल जो 1 ईयर में कंज्यूम होता है उसको वर्किंग कैपिटल, और जो 1 ईयर से ज़्यादा चलता है उसको आप एक तरह से कह सकते हैं कैपिटल गुड्स या टर्म लोन। टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं और ये वर्किंग कैपिटल लिमिट ईयरली रिन्यू होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इंस्टॉलमेंट्स का होता है प्रोसेस। ठीक हो गया, इसमें आप लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन क्रेडिट डिपॉजिट दोनों होते हैं। इस वाले में इंस्टॉलमेंट एक बार में उसकी फंडिंग कॉस्ट पूरी दे दी जाती है और उसके बाद उस पर इंस्टॉलमेंट में रिपे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या चीज़ आई हैं जो मैंने अभी आपको समझाया था वो देख लीजिए, क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स एनर्जी, फ्यूल, वाटर कंजम्पशन, स्टैट्यूटरी ड्यू, रेट्स। स्टैट्यूटरी ड्यू का मतलब क्या है, जो आपको फीस वगैरह गवर्नमेंट की देनी है, रेट्स, टैक्सेस, कैरिज एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें आएंगी। अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड इन कनेक्शन विद। तो कई बार क्या होता है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी इसमें है, प्रोडक्शन के खर्चे भी इसमें है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दीज विच डज नॉट कम अंडर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखिए, द बैंक नॉर्मली डिफाइन द वर्किंग कैपिटल एज द सम टोटल ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड अदर करेंट एसेट। देखिए यहाँ पे करंट एसेट का मतलब, जब मैंने यहाँ बताया आपको, ये सारे हमारे जो विद इन 1 ईयर वाले एसेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज कंप्यूटेड बाय द बैंक थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। अभी हमने एलसी का देखा था, ऑपरेटिंग कि एक ऑपरेशन कब कंप्लीट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं मुर्गी के बच्चों वाला, पोल्ट्री फार्म वाला प्रोजेक्ट बात करूं, तो उसमें आप जिस दिन से बच्चा लाते हैं मुर्गी का, वहाँ से 8 to 12 वीक में वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, यानी उसको सेल कर देते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो अगर हम ऐसे पूछें कि एक मुर्गी के लिए 1 साल में 4 महीने का एक साइकिल होता है, तो आप 1 साल में 3 ऑपरेटिंग साइकिल हो गए उसके। ठीक है, आगे, इट इज कंप्यूटेड बाय द बैंक्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, द टाइम टेकन बाय ए बिजनेस एंटिटी to get the money released from the raw materials, semi finished goods, receivable, सब चीजें आ रही है इसमें। रॉ मटेरियल है, आधा बना हुआ गुड्स है, पूरा बना हुआ गुड्स है, कोई भी रिसीवेबल्स हैं, सारी चीजें आ रही हैं। इट कैरीज एट द पॉइंट ऑफ टाइम, द टाइम टेकन टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री of raw material, semi-finished good and the due receivables into cash generally differs from। और ये जैसे मैंने बताया कि पोल्ट्री फार्म के लिए अलग चीज़ थी और के लिए इंडस्ट्री के लिए अलग होती है, हर इंडस्ट्री के लिए अलग होते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जो वर्किंग कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, तो उस कॉन्सेप्ट में कितने कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट।
देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से टू कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल के? एक तो बोलता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन विच इंक्लूड बोरोवर्स मार्जिन प्लस बैंक। अब देखिए ना यहाँ पर बोरोवर्स मार्जिन प्लस कोई भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें या तो वो पैसा कहां से आता है, बैंक से, और बचा हुआ पैसा कहां से आएगा, बोरोवर के मार्जिन से। तो बोरोवर जो पैसा लगाता है मनी, वो बोरोवर का मार्जिन कहलाती है, बाकी बैंक की फंडिंग। सपोज कीजिए 8 लाख यहां से आया 2 है, तो प्रोजेक्ट कितने का हो गया 10 लाख। 10 लाख की रिक्वायर्ड में बैंक और मार्जिन मिला के होता है। तो एक तो बात हुई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ये पूरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई 10 हो गई। दूसरा क्या है नेट वर्किंग कैपिटल, उसमें क्या बोला एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, क्या बोलता है कि जो करंट लायबिलिटी है उससे ज्यादा कितने करंट एसेट्स हैं उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। द पोर्शन ऑफ फर्म्स करंट एसेट फाइनेंस बाय द लॉन्ग टर्म फंड। अब देखिएगा इसमें तो जो करंट एसेट्स होते हैं द पोर्शन ऑफ फर्म्स करंट एसेट फाइनेंस बाय द लॉन्ग टर्म फंड। तो क्या होता है जो लॉन्ग टर्म के फंड होते हैं उनसे करंट एसेट फाइनेंस किए थे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से, एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल का। तो नेट वर्किंग कैपिटल को ही यहां फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कंप्राइज ओन फंड ऑफ द कंपनी। अब अपनी कंपनी के पेड अप कैपिटल, रिजर्व इंक्लूडिंग द करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट भी उसके काम आता है। टर्म लोन है बैंक से लिए गए वो भी काम आते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिबेंचर वगैरह से भी वो काम लेता है। एडिक्वेसी का मतलब होता पर्याप्तता, कि क्या किसी फर्म के पास वर्किंग कैपिटल पूरी है। अगर वर्किंग कैपिटल में मिसमैच होगा तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो, अ फर्म शुड हैव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल एज मच एज नीडेड बाय फर्म। इट शुड बी नाइदर बी एक्सेसिव नॉर एडिक्वेट। ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। इनएडिक्वेट का मतलब कम, ठीक है। बोथ सिचुएशन आर डेंजरस। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल मीन्स द फर्म हैज आइडल फंड्स, यानी उसको इतने पैसे पड़े हुए उसका यूज नहीं कर रही है, विच अर्न नो, मतलब बहुत सारे पैसे से वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है। इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मीन्स द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर रनिंग इट्स ऑपरेशन, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो अपने ऑपरेशन को रन कराने के लायक नहीं है। विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन इंटरप्शन, और उससे क्या होगा उसका प्रोडक्शन जरूर धीमा होगा या उसमें बाधा आ जाएगी, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल, रिस्क एंड रिटर्न। क्या बातें हैं 3, वर्किंग कैपिटल, उस पर रिस्क और उस पर क्या रिटर्न होगा। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट जनरली एक्सेप्टेड दैट द हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज द रिस्क एंड डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोलता है इसमें, अगर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो उससे रिस्क डिक्रीज होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वो अपने फाइंड उसके आइडल पड़े हुए हैं, ठीक है। विच लोअर लेवल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां। अगर वर्किंग कैपिटल का लोअर लेवल है तो रिस्क बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियलिटी प्रॉफिट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा यूज हो रहा है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। क्या ये जो प्रिंसिपल बताया क्या है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाइल लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या बोला इसमें, जहां पर इंक्रीज रिस्क इंक्रीज होता है वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी अगर रिस्क हायर तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी, और अगर ये डाउन तो ये भी डाउन। करंट एसेट्स आर लेस प्रॉफिटेबल देन द फिक्स। तो कह रहे हैं जो करंट एसेट होते हैं वो लेस प्रॉफिटेबल होते हैं, जबकि फिक्स एसेट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर लेस एक्सपेंसिव देन लॉन्ग। भाई शॉर्ट टर्म फंड सस्ते में मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड सस्ते में नहीं मिलेगा।
ऑन अकाउंट ऑफ द अबव प्रिंसिपल एंड इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू द टोटल एसेट। तो ये रेशियो है करंट एसेट टू द टोटल एसेट रिजल्ट इन ए डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। देखो किसी के पास करंट एसेट बहुत ज़्यादा है, टोटल एसेट में करंट एसेट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी क्या कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट इज लेस प्रॉफिटेबल, जो ये वाली बात बताई थी यहाँ पे, ये वाली बात, ठीक है। However, an increase in the ratio would decrease the risk। हाँ, इतना जरूर है अगर किसी के पास करंट एसेट ज़्यादा है, टोटल एसेट और करंट एसेट के रेशियो में ये ज़्यादा अच्छा रेशियो आ रहा है, तो वो क्या है, उस केस में उसका जो होगा रिस्क कम होगा, और रिस्क कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट, अगर वो उल्टा हो जाएगा तो उस केस में हो क्या होगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और मोर प्रॉफिटेबल देन द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट। हाउएवर दिस विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फर्म बिकमिंग टेक्निकली इंसॉल्वेंट, और इससे क्या होगा कि उसके टेक्निकली इंसॉल्वेंट होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स पॉसिबल इनएबिलिटी ऑफ मीटिंग इट्स कमिटमेंट द टाइम ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड, और जब शॉर्टेज ऑफ फंड होगी तो उस समय पर पैसे की जरूरत उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। यानी करंट एसेट ये अगर कम है तो ये रिस्क है, और वो अगर ज़्यादा है तो जो पीछे रिस्क बताया था वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, आइडल फंड उसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, चलो आगे देखिए। टर्म लोन्स आर लोन्स विच आर रिपेबल ऑफ 1 ईयर एंड अप टू 10 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल से ज़्यादा वाले, और क्या एक्विजिशन किस लिए होते हैं, इससे लैंड फैक्ट्री मैंने बताया था ये चीज़ें करने के लिए होते हैं, और नीडेड फॉर कमेंसिंग एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ एक्टिविटी, यानी शुरू करने, एक्सपेंड करने और नया मतलब बदलाव है, माने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप उसमें, ठीक है। आगे देखिए, दीज लोन आर रिपोर्ट पे बोरोइंग इंस्टॉलमेंट में होते हैं, शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट ड्यूरेशन फिक्स ऑन द, जो भी आपका टर्म पीरियड है उसी समय फिक्स हो जाता है कि भाई आपने इतने साल में पेमेंट करें। बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं हम। क्या चीज़ बता रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन वर्किंग कैपिटल में इसमें पर्पज की बात आ रही है। तो क्या क्या चीज़ है, पहली बात है टर्म लोन जो होता है वो स्टेब्लिश करने, स्पेंडिंग, मॉडर्नाइजिंग के लिए होता है। जो हमने अभी पढ़ा है वही थोड़ा रिवाइज हो रहा है, कोई नई बात आएगी तो उसमें हम जरूर गौर करेंगे। और जबकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूजुअली मिड, जो टर्म लोन होते हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, और पेमेंट क्या है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट होता है। वर्किंग कैपिटल क्या जनरली कैश क्रेडिट में होता है, हाइपोथिकेशन अकाउंट होता है, और इसमें 1 साल का पेबल और डिमांड है, और रिन्यूअल चलता रहता है, आप लेन देन करते रहते हैं, ठीक है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट अप्रेजल टेक्निक, यानी इन दोनों लोन को करने के लिए आप कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रखा हुआ है, क्या है, पहला वो देखते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको फंड की जरूरत है या नहीं है। ऑल्सो व्हाट आर हिज क्रेडेंशियल, उसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं आएगी लोन में, ये बात आई। इफ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव, अगर ये सब ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि जो है ऑल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट एंड द वेज इन विच रिक्वायरमेंट कैन बी मेड। तो कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट को हम पैसे कैसे पूरा करेंगे और किस तरह की सुविधा बैंक उसको देगा, ठीक है। तो पहली बात तो क्या आई, उसको देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसके क्रेडेंशियल कैसे हैं, वो बंदा कैसा है, ठीक है। आगे देखिए, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट
requirement for small enterprises often difficult because of a lack of data relating to operation of the unit in this category। तो कई बार क्या होता है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा की कमी होने के कारण। तो आरबीआई ने क्या कहा उसको, ऐसी लैंडिंग में उसने कहा कुछ भी मत मांगो आप उससे। क्या? कब तक? 25 लाख तक का कोई भी फाइनेंशियल ऑडिटेड वो नहीं मांगो। अब आपके पास क्या होता है, कोई भी लोन लेते आता है तो आप उससे बोलते हो भाई बैलेंस शीट ले आओ। अगर वो बैलेंस शीट ले भी आता है तो बोलते हैं सीए की ले आओ। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 25 लाख तक के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। ठीक है। बियॉन्ड दिस लेवल तो यूजुअली कंप्यूट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट आफ्टर अंडरटेकिंग ए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करके वो काम करता है। ठीक है। टिल यहाँ 1991 तक क्या बोलता था, स्कैर्स माने कमी होना, कमोडिटी, एंड देयरफॉर देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द नीड ऑफ द ऑप्टिमली यूज ऑफ द रिसोर्सेज टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ प्राइमरी सेल। तो क्या था कि जब बैंक जो क्रेडिट था 1990 में, ऐसा माना जाता था भाई कमोडिटी की कमी है तो प्राइमरी एसेट क्रिएट करने के लिए लोन दो, विच आर नोन एज द प्राइमरी सिक्योरिटी चार्ज इन फेवर ऑफ द लैंडिंग। अब प्राइमरी सिक्योरिटी कौन सी होती है, जिसके लिए आप फंडिंग कर रहे हैं उसी को हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। विद ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक हैव बिगन प्रोवाइडिंग द क्रेडिट अदर सेक्टर इवन फॉर दोज कमोडिटी विच आर नॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर को भी देने लग गए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी यहाँ पर 97-98 में, उसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या बात करी गई, उसको बोला गया इन इवॉल्व देयर ओन रेशनल मेथड फॉर फाइनेंसिंग, मतलब बैंकों को परमिट कर दिया गया आप अपना कोई सिस्टम बना लीजिए। आरबीआई सजेस्ट द कैश बजट मेथड। अब बात आ गई, देखो कैश बजट मेथड की बात आई एज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, अपनी वो बना ले या कोई कैश बजट मेथड। ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट नॉर्म्स क्रेडिट अप्रेजल टेक्निक्स आर इंक्रीजिंग फोकस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर विच इज टर्म। तो अब उसमें बोला क्या कि बाद में उनकी रिपेइंग कैपेसिटी पर ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल एडवांसेस में क्रेडिट अप्रेजल की टेक्निक्स क्या होती हैं। आरबीआई ने बोला अपनी वो कर लो। ठीक है। तो उसके चलो अब बात यहाँ पर आ रही है सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड, कहाँ से वर्किंग कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्सेप्चुअलिटी अगर देखा जाए तो देखो ट्रेड क्रेडिट यानी जो आपने उधार जो आपको मिला है वहाँ से भी वर्किंग कैपिटल की पूर्ति होती है, अनसिक्योर्ड लोन से भी होती है, डिपॉजिट से भी होती है, बैंक बोरोविंग से भी होती है, एडवांस पेमेंट से भी होती है, स्टेज बाय स्टेज पेमेंट से भी होते हैं। तो इन सब से आपको पैसा आता है, यानी आप अपनी वर्किंग कैपिटल में वो पैसा लगा पाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्किंग कैपिटल नीड को कैसे एस्टिमेट किया जाए कि भैया इस बंदे को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो क्या बोलता है, द कंडीशन ऑफ वर्किंग कॉमर्शियल बैंक फॉर लैंडिंग शॉर्ट टर्म बेसिस आर रिगरस माने बहुत मतलब तेजी से, वो बहुत जरूरी वाली बात है। अ कस्टमर हैज़ टू सेटिस्फाई हिज बैंक अबाउट हिज कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कॉल। देखो 4C, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में कि बैंक जो है अपने कस्टमर को से ए कस्टमर हैज़ टू सेटिस्फाई हिज बैंक अबाउट हिज कैरेक्टर, यानी उस बंदे की कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल और कोलेटरल के बारे में बैंक खोजबीन करता है, जांचता है। इन ब्रीफ ही हैज़ टू एस्टेब्लिश हिज क्रेडिट वर्थ, और उसको क्या करनी है, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। इफ द ओवरऑल अप्रेजल इज सैटिस्फैक्टरी द बैंक विल फाइनेंस ओनली द रेजिडुअल गैप इन द कस्टमर रिसोर्सेज। कस्टमर कहेगा भैया मेरे को 10 लाख चाहिए जिसमें से 3 लाख मेरे पास हैं, तो केवल 7 लाख का फाइनेंसिंग वो करेगा। आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस आउट ऑफ फंड, जनरली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बोरोवर। क्या चीज़ है देखो,
ये जो है वर्किंग कैपिटल के लिए क्या कितने मेथड है? 4 मेथड है वर्किंग कैपिटल के। कौन कौन से? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल मेथड, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड और द कैश बजट मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेथड होते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल मेथड, द प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड और कैश बजट मेथड। ये 4 मेथड हैं। इन 4 मेथड से आप वो करेंगे। बैंक प्रमोशन के लिए कई लोग बार बार क्वेरी करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो बच्चा JIB फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर को अच्छी तरह पढ़ता है उसे बैंक प्रमोशन में जनरल बैंकिंग के लिए कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ उसी में से आता है। दिस मेथड रिक्वायर्स ए प्रिपरेशन ऑफ क्या है? अब ये जो मेथड है, इन मेथड में इतनी तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीज होनी चाहिए? पहली बात है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड कि आने वाले समय में कैसा करेगा, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट उसके बाद पैसा कैसे आएगा और कैसे जाएगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट्स। ये 3 चीज़ों पे उसमें वो काम करना होता है उसे। ठीक है, इन प्रोजेक्टेड का मतलब आने वाले समय के लिए। प्रोजेक्टेड फॉर 3 ईयर्स कर लेते हैं, कुछ लोग 2 ईयर्स कर लेते हैं। इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म मस्ट बी proceeded by a detailed appraisal of the past and future viability of the firm's planning, operation and financial position। ये इन बारों में, इन 3 चीज़ों में क्या क्या बोला उसने? उसकी प्लानिंग, फर्म का ऑपरेशन और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज इम्प्लिसिट दैट द फर्म विल हैव टू सबमिट एन एक्सेप्टेबल बिजनेस प्लान इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा उसने बना के देगा, भाई इस साल हमारा इतना टर्नओवर था, अगली बार इतना होगा, अगली बार इतना, उस पूरा डिटेल्स को वो सबमिट करेगा। देयर आफ्टर द असेसमेंट ऑफ वर्किंग नीड्स टू बी बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड एंड ऑफ यूज ऑफ फंड एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल फंड एज रिवील्ड बाय द, यानी उसका पुराना पास्ट ट्रेंड क्या था और वो उस फंड का कैसा प्रयोग करेगा और एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट उसकी क्या होगी। ठीक है, चलो सबसे पहला मेथड आ गया ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो अभी हम 4 वर्किंग कैपिटल के जो मेथड हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो इसमें क्या बात आ रही है? द सेकेंड स्टेप इन द एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन तो हो गया, होल्ड ऑफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ मेजर करंट एसेट। इफ part of raw material is available on credit, then bank finance will be required only for that portion the raw material which represent fully paid purchase। अब देखो सुन लो यहाँ क्या कह रहे हैं। पे कहते हैं कई बार पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, तो उसको मान लिया 20 लाख रुपए का सामान चाहिए, उसमें से 2 लाख रुपए क्रेडिट पे अवेलेबल है। तो जब उसे वहां से क्रेडिट मिलना, उस पर फाइनेंसिंग नहीं करोगे आप। ठीक है, द बैंक फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर द दैट पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल विच रिप्रेजेंट फुल्ली पेड परचेज, यानी जिसके लिए वो पैसा पेमेंट करने को तैयार है, जो उधार लेके आ गया उस पे नहीं। इफ एडवांस पेमेंट आर रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर ओनली दैट पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड नेट ऑफ द एडवांस पेमेंट विल रिक्वायर। अब देखो कई बार क्या है, 10 लाख का सामान उसे चाहिए, वो 2 लाख का एडवांस पेमेंट कराया, जो पेमेंट करिए उसके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला उसमें? नेट ऑफ द एडवांस पेमेंट विल रिक्वायर द, यानी नेट करने का मतलब जो टोटल रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट में कितना उसको मिल चुका है। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे देखिए, बोरोवर्स इन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट फेस ए प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग ड्यूज। अब इनको क्या प्रॉब्लम होती है? जो छोटे स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनका पेमेंट बड़े वाले जो व्यापारी हैं वो उनसे खरीद लेते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते हैं। तो क्या, फ्रॉम देवर कस्टमर पर्टिकुलरली फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए रिलीफ टू द बोरोवर हु फेस द सच सिचुएशन बैंक एट पार्ट देयर ऑफ लोन पॉलिसी डिसाइड। क्या है,
ऐसे मामलों में क्या करेगा? तो जब भी ऐसा कोई पेमेंट कहीं फंस गया है उस बोरोवर का व्हाइल असेसिंग वर्किंग कैपिटल, तो ऐसा जो पैसा फंसा हुआ विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्टॉक, यानी उसको ये नहीं कहेगा भाई ये बहुत पुराना हो गया और आपके पास आ ही जाएगा, सेट ऑफ नहीं करेगा, उसको अलग से कंसीडर करेगा कि भाई अभी इसको जरूरत है। द बोरोवर विल सबमिट डिटेल्स एज वाई लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। बोरोवर क्या करेगा? अपने स्टॉक स्टेटमेंट देगा भैया इतने का सामान वहां से लेना है, इतने का वहां से लेना है, ठीक है, इतना पैसा वहां से लेना है। ओनली दोज डेटर विल बी कंसिडर हु आर आउटस्टैंडिंग लेस देन द पीरियड स्पेसिफाइड। और डेटर कौन से वाले कंसिडर किए जाएंगे? जिनकी आउटस्टैंडिंग 180 डेज मैक्सिमम तक है, उससे बड़े वाले को नहीं किया जाएगा। क्यों? कि उसका बड़ा वाला, इसका मतलब भैया पता नहीं ये जो है पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्हीं कर्जदारों को, बोरोवर के उन्हीं कर्जदारों का अमाउंट लिया जाएगा जो 180 दिनों तक में देने वाले हैं, ठीक है। द टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स विल बी नेटेड फ्रॉम द टोटल आउटस्टैंडिंग एलिजिबल लेटर। अब देखो उसने कहा जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं उसको नेट किया जाएगा डेटर से, ठीक है। कितने लेनदार हैं और कितने देनदार, उसका नेट कर लिया जाएगा। इफ क्रेडिटर्स आर इन एक्सेस द एक्सेस पोर्शन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। यानी अगर उसके लेनदार बहुत ज़्यादा हैं, अगर लेनदार ज़्यादा हैं तो उसके कह रहा है जो स्टॉक वो दिखा रहा है उसमें से उतना पैसा हटा दो। इफ डेटर्स आर इन एक्सेस द बैंक कुड कंसिडर फाइनेंसिंग द सरप्लस डेटर एज पर द बैंक्स पॉलिसी, ठीक है। अब उसने क्या है, कई लोगों को जो है उधार दे रखा है, तो वो कर्जदार अगर ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में उसको एडिशनल फाइनेंस दिया जाएगा। द बोरोवर विल हैव टू बी हाइपोथिकेट हिज एंटायर बुक डेट्स, और बोरोवर अपनी जो भी किताबों में कर्जा है किसी का, किसी ने देना है उसको हाइपोथिकेट कर लेगा। द बैंक विल नॉट फाइनेंस द बोरोवर्स बुक डेट ऑफ द क्रेडिटर एक्सीड द डेटर। देखो ये देखना, ध्यान रखना, ये जो पहला वाला पॉइंट है कि क्रेडिटर एक्सीड्स क्या है, डेटर, यानी उस बोरोवर को कई लोगों का जो पेमेंट करना है और जिन लोगों से पेमेंट आना है, अगर ये क्रेडिटर्स ज़्यादा हैं तो उस अमाउंट को फंडिंग बैंक नहीं करेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने एलसी का किया था, यहां पर ये एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल को लाना 30 दिन, प्रोसेस करना 15 दिन, अपने पास रखना 15 दिन, पैसा आने में लगना 30 दिन, तो टोटल कितनी हो गई है, यानी 90 दिन की हो गई। तो 360 डिवाइडेड बाई 90 कितना हो गया, 4 हो गई। हर ऑपरेटिंग साइकिल में उसे देखो, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम, पूरे साल के 60 लाख हैं, तो 4 ऑपरेटिंग साइकिल 15 लाख हो गए, और पूरे साल का टर्नओवर कितना है, 70 लाख। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो हुई उसकी कितनी हो गई भाई, उसका टर्नओवर 70 लाख का है, 70 लाख का टर्नओवर है। तो जो भी उसकी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को जितने पीसेस हैं वो उससे वो करेंगे, तो एक बार में उसे 15 लाख चाहिए, तो 60 लाख तो उसे पूरे साल में चाहिए, लेकिन बीच बीच में पैसा आएगा भी। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है एक साइकिल पूरा हो जाना। मान लिया पोल्ट्री फार्म में है, 3 महीने में 2 महीने में उसने उसके मुर्गी के बच्चे बेच दिए, तो उसका पैसा भी तो आएगा। अगर उसका पैसा नहीं आ रहा है, यानी कई सारे जो हैं, जो डेटर्स उसके खूब सारे हैं, तो वो जो है पैसा फंस गया है, यानी उसका काम सही नहीं चल रहा है, 180 ज़्यादा से दिन का पैसा फंसा हुआ है, तो समझ लो वो अपना पैसा लेने में एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा है। एनपीए पार्ट कल या परसों में हो जाएगा।
क्योंकि उसमें CIB वालों को भी लेके चलना है। कल या परसों में NPA पार्ट 2 होगा, इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे पार्ट 2 के। चलिए जी, अब आया प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग, प्रोजेक्टेड में क्या होता है कि आज आप कोई काम करना शुरू कर रहे हैं और वो काम शुरू करने में पहले से ही आने वाले 3 सालों का एक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, द प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल is higher than the current level maintained of the by borrower would be built up the progressively with the given growth in production, sales and profit. Therefore, during the initial stage, the current year net working capital would generally be lower than the assessed, and in such circumstances, the borrower may not be able to maintain a stipulated current ratio. अब एक क्वेश्चन कई बार आता है, देखो करंट रेशियो कौन सा अच्छा होता है, कई बार क्वेश्चन आता है करंट रेशियो कौन सा अच्छा होता है। तो करंट रेशियो बता रहे हैं 1.25 से लेके 1.33 तक का या उससे और ज्यादा। अलग अलग केस के अनुसार से अलग अलग कंडीशन होती हैं। क्या है देखो, पहली कंडीशन है release the assessed limit credit of borrower undertaking to augment NWC net working capital to the required level of within a time frame of 2 quarters, provided the borrower maintains a current ratio between कितना है 1.17 से लेकर के 1.125 के बीच में करता है। इन द मीन टाइम the borrower brings a short term funds from the other sources to meet the shortfall of। तो वो कह रहे हैं जब रिलीज करते हैं हम जो लिमिट को रिलीज करते हैं तो बोरोवर से एक अंडरटेकिंग लेते हैं। बोरोवर्स अंडरटेकिंग होती है कि भाई वो जो 2 क्वार्टर के अंदर कम से कम इतना जरूर, वैसे तो कम से कम कितना चाहिए 1.25 चाहिए ना, तो 1.25 से कम में भी 2 क्वार्टर तक आप उसको एग्री कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये मान जाए उसका काम चल पड़ा है तो उसके बाद उसका ये मेंटेन 1.25 से आगे रहना चाहिए। रिलीज ए टेम्परेरी लिमिट इक्विवेलेंट टू द शॉर्टफॉल ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल फॉर ए शॉर्ट टर्म से 1 क्वार्टर इन एडिशन टू द ड्यूली एसेस्ड लिमिट। इन दिस केस द शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक is in a lieu of the market borrowing that the borrower had to raise। अब सुनो एक बार, ये जो टेम्परेरी लिमिट की बात है, कई बार क्या होता है कि उसे छोटा सा पैसा जब चाहिए होता है तो वो बाजार से पैसा उठा लेता है, तो वो बाजार से पैसा ना उठाना पड़े उसको, उसके लिए टेम्परेरी लिमिट भी दी जाती है, एडॉक लिमिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या है बोले, हेयर अगेन द बोरोवर हैज टू मेंटेन ए लोअर करंट रेशियो बिटवीन कितना इतना होना है, बट द रिस्टोर द रेशियो विद, तो जैसे ही उसकी परेशानी दूर होगी तो वो रेशियो उसको अगेन यहाँ पे ले आना है। रिस्टोर का मतलब उसको वापस अपना रेशियो यहाँ ले आना है, ठीक है। आगे है बैंक में ऑल्सो ऑन ए केस टू केस बेसिस अलाउ द कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ बोरोवर फॉर असेसमेंट। कुछ नहीं, तो वो कई बार क्या होता है देखो, वो कह रहा है कई बार वो उसके पेमेंट को, जो आपका टर्म लोन का पेमेंट है ना, उसको छोड़ के एक्सक्लूडिंग करके उसकी कैपिटल नीड को एसेस करता है। ठीक हो गया। चलो अगला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल है। अब आया प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड में क्या है कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ये मैंने क्या 390 लिख दिया था क्या, 360/60 मैंने कोई गलती कर दी थी, पता नहीं, मैंने यहाँ 90 लिख दिया था क्या, पता नहीं, मेरे को ध्यान यार, मैं तो 360 बोला था, गलती हो सकती है। नहीं 360/90 94 जा, वो देख लेना अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, तो बाकी तो आप समझ गए 360 लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड में देख लीजिए, बैंक्स
एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइन असेसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ विलेज इंडस्ट्री, टीनी इंडस्ट्री। तो उसमें क्या बोला देखो, विद ए फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक की जो लिमिटें हैं उनको टर्नओवर मेथड से कवर करते हैं। क्या बोलता, कौन कौन सी बातें, तो अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। तो जो भी उसका टर्नओवर है उसका 20% है जो उसका मिनिमम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय बैंक्स, ठीक है। तो 5 करोड़ की लिमिट है अगर, तो उसका 20% कितना हो गया, 1 करोड़। अब उस 1 करोड़ में मार्जिन, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द मिनिमम मार्जिन, देखा, सपोर्ट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू बोरोवर ऑफ 5% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द गिवन प्रोमोटर। अब देखो कैसे, यहां पे देखो, इसको समझ लीजिएगा जरा एक बार। उसने बोला 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वो टर्नओवर है, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना बना, 1 करोड़। 1 करोड़ में आपको 2 तरीके हैं, या तो आप इसका 20% ले लो, ठीक है। तो 1 करोड़ का अगर 20% लेते हैं तो 1 करोड़ का 20% 0.2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 80 लाख का फाइनेंस करेगा, ठीक है। 5 करोड़ का 10 करोड़ लिया तो वो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आया, और 1 करोड़ की अगर रिक्वायरमेंट मानी जाए तो उसमें से उसका जो अपना वो लगेगा मार्जिन, वो भी पूरा होना चाहिए, यानी 20% वो आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो अब देख लीजिए इसको, और इसमें कुछ नहीं है। तीसरा मेथड भी पूरा हो गया। अब जो है नेक्स्ट बात आती है किसकी, टर्नओवर मेथड के और पॉइंट देखिए क्या है। चलो, गाइडलाइन फॉर द टर्नओवर मेथड फ्रेम्ड एज्यूमिंग एन एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द क्या है 3 मंथ। इफ द साइकिल इज मोर देन 3 मंथ द बोरोवर शुड ब्रिंग ए प्रोपोर्शनेटली हायर स्टेक इन द। अब कोई काम उसका ऐसा है जिसमें 3-3 मंथ की साइकिल है, 3-3 महीने में पैसा आता जाता रहता है। अगर 3 महीने से बड़ी साइकिल है तो उसमें मार्जिन को कह रहा है वो क्या कर लो, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ड्राइंग पावर इज कैलकुलेट थ्रू द स्टॉक स्टेटमेंट जो देता है उसी से उसकी डीपी निकाली जाती है। अनपेड स्टॉक आर नॉट टू बी फाइनेंस। अनपेड स्टॉक का मतलब कुछ उसके पास ऐसा वो रखा हुआ है, सामान रखा हुआ जिसका उसने अभी उसको पैसा नहीं दिया जहाँ से लाया, तो उसको नहीं फाइनेंस करना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को आप सब लोग क्लियर करिए। इस एग्जाम्पल को दीजिए, प्रोजेक्टेड सेल कितनी है उसकी, 10 लाख की उसकी प्रोजेक्टेड सेल्स है। उसने बोला कि जो वर्किंग कैपिटल होगी वो 25% होगी, लेकिन उसमें 5% क्या है, मार्जिन रखना है। तो आपका फंड कितना होगा उसमें, 2 लाख रुपए। यानी चाहे आप, मैंने उसमें बताया था 20% डायरेक्ट निकाल लो, चाहे 20% डायरेक्ट निकाल लो, या आप पहले उसका जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और मार्जिन करके माइनस करके निकाल लो। तो आंसर जो है सीधे सीधे 20% करके आता है। जैसे जब हम 5 करोड़ की बात कर रहे थे, मैं बोला था सीधे सीधे आपको कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल जेआईबी में सीधे सीधे आएंगे। तो पीएटी का मतलब प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, उसमें एक तरह से मोटा मोटा 20% हो जाता है। ये बात आई तो क्या बोलता है, देखो अब इसमें एक एग्जाम्पल में देखिएगा कितनी बातें इसमें निकल के आ रही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एनुअल टर्नओवर उसका कितना है 120, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड उसको कितनी होगी 25% होगी, यानी 30 लाख की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से उसको 5
जिसमें से उसको अपना 20% मार्जिन रखना है, कितना 6 का हो गया। तो बैंक बोरोविंग कितनी की होगी, तो आप चाहे इसको डायरेक्ट निकाल लीजिए, 24 5 जा कितना होता है 120, ऐसे निकाल लीजिए। एक्चुअल नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल, अब उसके पास क्या है, कुछ उसके पास नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल भी है, कितनी है 5 की। मार्जिन स्टिपुलेटेड सी और, अब देखो इसको एग्जांपल को देखना, मार्जिन में बोला हायर ऑफ सी और ई, तो सी और ई में सी और ई कौन सा हायर है, 6 हायर है या 5 हायर है, कौन सा हायर है 6, तो उसमें 6 ही लेंगे। तो कई बार क्या होता है, अगर ये बड़ा होता, अगर यहां पे मैं 8 कर देता, मान लिया नेट वर्किंग कैपिटल, अगर ये 8 होता तो उस कंडीशन में इसका आंसर आता 30 - 8, यानी इसका आंसर आता 22 रिक्वायरमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल अगर ज़्यादा है उसके पास, किससे, अपने मार्जिन से ज़्यादा, वो कहता है जी 6 लाख रुपए चाहिए, वो कहता है नहीं मेरे पास तो 8 लाख रुपीज हैं। तो जब उसके पास मार्जिन ज़्यादा होगा तो आप उस कंडीशन में उसका मार्जिन माइनस करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने दूसरा भी यहां बता दिया। ठीक है, लास्ट वर्किंग कैपिटल मेथड है कैश बजट मेथड। लास्ट वर्किंग कैपिटल मेथड है कैश बजट मेथड। इसको और कर लेते हैं हम लोग, जो लोग बेस्ट ऑफर अवेल करना चाहते हैं वो लोग उसमें चले जाइए, मोबाइल ऐप में बेस्ट ऑफर मिलेगा उनको। नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट क्लास कल इवनिंग में फिर होगी। अब ये इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए क्लास लेना शायद मुश्किल हो जा रहा है। क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से। चलिए ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। और जिन लोगों ने कोर्स अप्लाई करना है कोर्स वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट।